नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से है। बर्ड फ्लू को लेकर पत्र लिखा गया है। पशुपालन मंत्री रेखा आर ने डीजीपी को यह पत्र लिखा है। हरियाणा हिमाचल से आने वाले चिकन और अंडे पर रोक लगाने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। आयात पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पत्र लिखा गया है। बर्ड फ्लू पर प्रदेश में हाई अलर्ट है और इसको लेकर के यहां पर रेखा आर, जो कि उत्तराखंड में पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए, इसको लेकर पत्र लिखा है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कहीं ना कहीं मंत्री के पास शिकायतें पहुंची होंगी या जानकारियां पहुंची होंगी कि सख्ती से इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस तरह का पत्र क्या लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए अनुपम, लास्ट सैटरडे को खुद न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से इस बात को बताया था कि जो बर्ड फ्लू से संक्रमित राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो या अन्य राज्य हो, खास तौर पर हरियाणा का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि हरियाणा से बड़े पैमाने पर पोल्ट्री प्रोडक्ट उत्तराखंड लाए जाते हैं। और न्यूज 18 ने इस बात को ग्राउंड जीरो से दिखाया था कि बर्ड फ्लू के संक्रमण के बावजूद और इस रोग के बावजूद उत्तराखंड में धड़ल्ले से हरियाणा से बड़े पैमाने पर मुर्गे आ रहे हैं, ट्रक के ट्रक भरकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद कल आर्य जो पशुपालन मंत्री उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने डीजीपी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया कि हरियाणा और हिमाचल खासकर दो राज्यों का जिक्र किया गया है कि ये बड़े पैमाने पर पोल्ट्री प्रोडक्ट उत्तराखंड आ रहे हैं। और डीजीपी से अपेक्षा की गई है कि जो तमाम बॉर्डर चेक पोस्ट है वहां पर सख्ती बरती जाए कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट है फिलहाल उन्हें अगले आदेश तक, जब तक बर्ड फ्लू का संक्रमण खत्म नहीं हो जाता, तब तक उत्तराखंड में पूरी तरह प्रतिबंध किया जाए। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बर्ड फ्लू में पशुपालन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने अभी तक एक भी सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे हैं। विभाग ने अभी तक गढ़वाल से 470, तो कुमाऊं से 300 पोल्ट्री सैंपल लिए गए हैं। गढ़वाल के सैंपल ऋषिकेश और कुमाऊं के सैंपल रुद्रपुर लैब में जमा किए गए हैं। वहीं मामले पर पशुपालन विभाग के निदेशक के जोशी ने बताया कि जल्द ही जांच के लिए बरेली लैब भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और अब राज्य में प्रवासी पक्षियों की मौत भी होने लगी है। उधम सिंह नगर में 7 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। इनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। वहीं देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा हुआ पाया गया है और यह मौत भी बर्ड फ्लू के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। देश में पहली बार टाइगर रिजर्व में पक्षी मरा हुआ पाया गया है और इसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। राज्य में कुल 78 पक्षियों की मौत हुई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 44 पक्षियों की मौत हुई है। मृत पक्षियों में कौवे, कबूतर, बगुला और उल्लू भी शामिल हैं। कोटद्वार में कौवों की मौत के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाल ही में देवी रोड से सटे सिताबपुर इलाके में कई कौवों के शव मिले थे। कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन ने सिताबपुर इलाके में 2 किलोमीटर तक सभी चिकन सेंटर को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 10 किलोमीटर तक अंडे और चिकन बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रेस करने में जल्द मदद मिलेगी। में दिनांक 8 तारीख को, दिनांक 8 जनवरी को जो पक्षी मृत पाए गए थे उनमें से 2 पक्षियों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा के ग्रसित होने के पुष्टि के क्रम में एहतियात के तौर पे जो इन्फेक्टेड साइट है उससे 1 किलोमीटर का जो एरिया है, परिधि का जो क्षेत्र है, उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया है उसको सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। राज्य में भले ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दी हो, लेकिन नैनीताल में बिना किसी जांच के मुर्गों को काटा और बेचा जा रहा है और नैनीताल के बाहर से चिकन की गाड़ियां भी बेरोक-टोक शहर में एंट्री कर रही हैं। हालांकि दुकानदार कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म में चेकिंग के बाद ही मुर्गा आ रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन जांच की बात कर रहा है। नहीं है, पोल्ट्री फार्म वाले पूरी सब चेकिंग है, डॉक्टरों की देखरेख में वो चिक्स को पालते हैं और डॉक्टरों की देखरेख में उसकी क्या कहते हैं पूर्ति कराते हैं। तो ऐसा तो मेरा मानने में ये नहीं है कि उनकी क्या कहते हैं कोई डॉक्टरी जांच नहीं हो रही है। कारोबार तो मेरे हिसाब से पूरा ख़त्म ही हो चुका है, कुछ है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत होगा कहीं कुछ कह ही नहीं सकते कि किस प्रकार से दिक्कतों का हम सामना कर रहे हैं। हम जानते हैं, हमारा दिल ही जानता है।
उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाइल्ड बर्ड पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो डोमेस्टिक बर्ड पर पशुपालन विभाग फोकस करेगा। करीब 500 कौवों और अन्य पक्षियों की मौत के बाद सोमवार शाम को बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई, जिसके बाद पूरा विभाग अलर्ट में आ गया। वन विभाग ने जिलों में डीएफओ को नोडल अधिकारी अपॉइंट करने के निर्देश जारी कर दिए। किसी भी असामान्य घटना पर तत्काल खबर देने को कहा गया। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी मरे हुए पक्षी को टच ना करें। वेटलैंड के पक्षियों पर खास नजर है। कंजर्वेटर्स को ये भी कहा गया है कि प्रत्येक जनपद के लिए वो एक नोडल अधिकारी किसी डीएफओ को बना दें और एक हेल्पलाइन नंबर भी दें जहाँ पे कि पब्लिक सूचना दे। और विभाग का जो अनुरोध है पब्लिक से वो यही है कि अगर मृत पक्षी पाए जाते हैं तो ना तो उन्हें छुएं और ना ही उन्हें अपने स्तर से डिस्पोज करने की कोशिश करें। वन विभाग के अलावा पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड में है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और बताया कि घरेलू पक्षियों में संक्रमण का कोई केस अब तक नहीं मिला है। बर्ड फ्लू अभी जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें अभी दिखाई पड़ रहा है। मैं देखती हूँ कि जितना हमारे पूरे प्रदेश में पोल्ट्री फार्म है, अभी मुर्गियों में किसी प्रकार का संक्रमण या मुर्गियों में इस प्रकार के कोई केसेस जो है अभी उत्तराखंड में नहीं दिखाई दिए हैं। पिरान गलियर में जो मुर्गियों की मौत हुई है उसके लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं। उसकी सैंपलिंग करा दी गई है और उसकी सैंपलिंग पशु ब्लॉक से अब IVRI बरेली जो है भेजी जा चुकी है। वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कुछ कहने में हम लोग सक्षम होंगे। हालांकि रुड़की में कुछ मुर्गियों की मौत जरूर हुई है। इनके सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। वन विभाग बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्स्ट्रा बजट जारी कर रहा है, तो डर और भ्रम को दूर करने के लिए 14 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ी सलाह यही है कि बचाव ही सुरक्षा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिन का हरिद्वार का दौरा है। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद यह पहला दौरा है। शाम 4 बजे पतंजलि योगग्राम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गुरुवार शाम देहरादून लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार में मकर संक्रांति का पावन पर्व कल है और स्नान भी इस मौके पर होना है। कुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वहीं कुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने तेजी के साथ निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि जरूरी कामों को नहीं छोड़ा जाए, साथ ही जनवरी महीने में काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि 20 जनवरी तक पेंडिंग कामों के ऑर्डर जारी किए जाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, जिसमें इस बार कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। 14 जनवरी के स्नान को कुंभ से पहले ट्रायल और टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी का कहना है कि मकर संक्रांति का स्नान तैयारियों की टेस्टिंग होगा और संत चाहते हैं कि 2021 का कुंभ 2019 के प्रयागराज कुंभ जैसा हो। वहीं अग्नि अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद का कहना है कि मुख्यमंत्री से कुंभ की तैयारियों पर बातचीत हुई है। वहीं 14 जनवरी के स्नान के बाद इस बात पर विचार होगा कि कैसे कुंभ सुंदर हो। प्रधानमंत्री आपको मतलब से कहता हूँ वो भी संज्ञान ले और आदरणीय मंत्री संज्ञान ले कि कुंभ की जो प्रशंसा प्रयागराज करते चले आ रहे हैं, अब 2021 प्रशंसा करें, ऐसा कुंभ करवाने का प्रयास किया जाए। कुंभ कैसे सुंदर किया जाए उस पर निर्णय लेना अनिवार्य है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और WHO की जो गाइडलाइन है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन कुंभ, क्योंकि कुंभ आस्था का विषय, कोई भी सन्यासी नहीं मानेगा, कोई भी नागा आने से नहीं रुकेगा, कोई भी भक्त आने से नहीं रुकेगा, वो आएंगे। तो उनकी व्यवस्था, उनको यथोचित, उनकी समुचित व्यवस्था कैसे कर सकते हैं हम, ये महत्वपूर्ण विषय है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी परीक्षा इस साल होनी है, यानी कि सल्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव तय करेगा पार्टियों और प्रभारियों की परफॉर्मेंस कैसी है। सल्ट सीट साल 2020 में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई थी। – 2022 में कौन सरकार बनाएगा ये तय होने में अभी वक्त है, लेकिन सल्ट सीट का उपचुनाव इसी साल होना है और सल्ट का रिजल्ट काफी हद तक साफ कर देगा कि कौन 2022 के लिए कितना तैयार है। यानी सल्ट का उपचुनाव दोनों पार्टियों के अध्यक्षों
प्रभारियों और नेताओं की काबिलियत का इम्तिहान होगा। बीजेपी का दावा है कि 2017 से लेकर अब तक वो 12 चुनाव जीत चुकी है और 13वां भी पार्टी के नाम ही होगा। 12 के 12 उपचुनाव में या पूर्ण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती है और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती है। जहां तक पंचायत चुनाव है तो आज तक का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा। बीजेपी के रिजल्ट और दावों के मुताबिक कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन 2022 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को भरोसा है कि सल्ट में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सल्ट का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरी मजबूती के साथ सल्ट के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद सल्ट सीट खाली हुई है। ऐसे में सरकार के आखिरी साल में होने वाले इस उपचुनाव से भले ही कोई बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव कैसे और किस रणनीति से लड़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मिट्टी के ढेर में दबे पति पत्नी। मिट्टी में दबने से पति पत्नी की मौत हुई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला है। मकान के लिए सामान लेने गए थे दोनों। कपकोट के जगताना गांव में यह हादसा हुआ है। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद हादसा हुआ है जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वहां पर शवों को निकाला है। मकान के लिए सामान लेने गए हुए थे। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहली बार परेड देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से होते हुए निकलेगी और परेड ग्राउंड के चारों तरफ राउंड होते हुए फिर पवेलियन ग्राउंड में पहुंचेगी। इसके लिए रिहर्सल भी शुरू कर दिया गया है। वहीं इस बार परेड में 12 टीमों की जगह 8 टीमें हिस्सा लेंगी। गणतंत्र दिवस के लिए इस बार 1500 अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। साथ ही कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। और अभी इसका प्रकोप कम नहीं हुआ है, तो जो टोलियों की संख्या है उसको इसमें कम किया जाएगा। पिछले वर्षों तक इसमें करीब 12 के आसपास जो टोलियां होती थी वो होती थी। इस बार केवल हम 8 इसमें रखेंगे। इसके अलावा जो बाकी कंटिजेंट होते हैं जैसे माउंटेड पुलिस है, डॉग स्क्वाड है या फायर ब्रिगेड है, ये सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित होंगी। और इस बार जो व्यवस्था की गई है उसमें जो टोलियाँ हैं वो पेविलियन ग्राउंड पर इकट्ठा होंगी। वहाँ से ये सड़क पर मार्च करते हुए बाईं तरफ से परेड ग्राउंड पर एंटर करेंगी। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के भोगपुर में जंगली जानवरों से बचने के लिए बगीचे में लगवाए गए फंदे में मंगलवार को एक लेपर्ड फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने इस लेपर्ड को रेस्क्यू किया। आगे बढ़ते हैं। रायोजी टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किए जा रहे टाइगर के गले से रेडियो कॉलर निकल जाने के मामले को फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी ने गंभीरता से लिया है। भरतरी ने मान को रेडियो कॉलर के अभाव में टाइगर को मॉनिटरिंग करने के विभाग के लिए अब चुनौती बन गया है। भरतरी का कहना है कि टाइगर ट्रांसलोकेशन के इस ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों में एनटीसीए के नॉर्म्स के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। कॉलर के छिटक जाने से जो है निश्चित रूप से मॉनिटरिंग के लिए जो है वो एक चैलेंज पैदा हुई है और विभाग को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हम जो एनटीसी ने जो प्रोटोकॉल एसओपी निर्धारित कर रखा है रिलोकेशन का टाइगर का, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए दोबारा से पूरी समीक्षा की जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद 16 जनवरी को देश भर में शुरू हो रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत एम्स ऋषिकेश ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एम्स प्रशासन ने इस अभियान के लिए आयुष विभाग की बिल्डिंग में कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया है। एम्स में 5632 हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के दौरान किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति का मौके पर ही संपूर्ण इलाज किया जा सके। नैनीताल से खबर है, हल्द्वानी में पार्क पर नियम के खिलाफ व्यावसायिक उपयोग पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने एसएस कुमार कंपनी, सौरभ रिजॉर्ट समेत और भी कई लोगों को नोटिस जारी किया है और चीफ जस्टिस कोर्ट ने 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
हल्द्वानी के रहने वाले ललित मोहन नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसके उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट अब इस मामले में मार्च में सुनवाई करेगा। हल्द्वानी में एक फायरिंग करते हुए कुछ युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि चर्च कंपाउंड में कुछ युवक खुलेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। युवकों का फायरिंग करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। फिलहाल फायरिंग करने वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के संगम में एक ऐसे आंदोलन का आगाज हुआ था जिसने महात्मा गांधी को भी झकझोर दिया था। वैसे तो कुमाऊं में कुली बेगार यानी मुफ्त में काम कराने की कुप्रथा चंद शासकों के समय से जारी थी, जिसे गोरखा शासकों ने बदस्तूर जारी रखा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आने पर कुछ समय के लिए इस प्रथा पर रोक लग गई। लेकिन साल 1913 से ब्रिटिश शासकों ने बकायदा इसे रजिस्टर मेंटेन करने के साथ बहाल कर दिया। इस कुप्रथा के तहत हर गांव के प्रधान से नियमित समय पर निश्चित कुलियों को मांगा जाता था, जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज भी रहता था। लेकिन इन कुलियों को कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो लोगों को मुफ्त में अंग्रेजों का सामान ढोना पड़ता था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता था, अपने जरूरी काम छोड़कर जाना पड़ता था। इस कुप्रथा से लोग तंग आ चुके थे। इसी के विरोध में 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ। 14 जनवरी 1921 को इस कुप्रथा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने बिगुल छेड़ दिया। कुमाऊं केसरी बीडी पांडे, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत और श्यामलाल जैसे आजादी के परवानों ने उत्तरायणी के दिन बागेश्वर के संगम में जन आंदोलन का आगाज किया। कहा जाता है कि इस दिन करीब 40,000 लोग सरयू और गोमती के संगम पर पहुंचे। इसी संगम पर आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्ट्रारों को भी बहाया। पंडित हरगोविंद पंत बिल्कुल एक ऋषि के समान वो जाने जाते थे अपने समय में। इसके बावजूद भी उनका कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है जिसकी कि हम आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम से लगातार जुड़े रहे। कुली बेगार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इस आंदोलन से महात्मा गांधी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया में इसे रक्तहीन क्रांति नाम दिया। यही नहीं, बाद में बागेश्वर की चुनौंदा में महात्मा गांधी ने गांधी आश्रम की स्थापना भी की। कुली बेगार आंदोलन के बाद ये इलाका आजादी के आंदोलन का केंद्र बिंदु भी बना। आज भी हर साल उत्तरायणी के दिन से यहाँ राजनीतिक स्टॉल सजने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले के डोबरा को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए एक कंसल्टेंट एजेंसी को प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। एजेंसी द्वारा डोबरा के आसपास खाली पड़ी भूमि पर किस तरह से पर्यटन की दृष्टि से होम स्टे, रेस्टोरेंट और होटल और नया बोटिंग पॉइंट बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा काम किया जा रहा है। कई हेक्टेयर्स का भूखंड हमें अवेलेबल है और उसकी प्लानिंग तत्काल करने के सचिव पर्यटन सर द्वारा निर्देशित किया गया है। तो उसका भी एक कंसल्टेंट एजेंसी जो पर्यटन विकास परिषद से नामित है, तो वो कंसल्टेंट एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो उसका एक मास्टर प्लान तैयार करके कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। तो जल्दी इनकी रिपोर्ट जैसे आएगी तो फिर DPR वगैरह बना करके काम वहाँ पर शुरू कराने की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।